अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग इंशाल्लाह पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। हमने पीएन जंक्शन को इक्विलिब्रियम में देखा जब यहाँ पे हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स नहीं थी। फिर हमने पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस में देखा। रिवर्स बाइस का मतलब ये है कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, सॉरी एन के साथ पीएन जंक्शन का जो एन है जहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन है अबेंडेंस में, उसके साथ आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था और होल्स के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग होल्स के साथ इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं। इससे एक्चुअली होगा क्या? इससे होगा ये कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो हमने स्टार्ट में पहले 2 लेक्चर्स में होल्स की मूवमेंट को समझा था कि एक्चुअली मूवमेंट होती कैसे है। जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसका अंदर मतलब होता क्या है? अंदर वही होता है कि होल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स खाली होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो यहाँ पे खाली होल बचेगा, ये होल फिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। उसकी वजह से यहाँ पे कोई और होल बचेगा, इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा इधर मूव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि होल्स यहाँ मूव करते चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करते चले जाते हैं। आई एज्यूम के वो आपको पहले वाली चीज़ पता है और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको बार बार देखें और जब भी पीएन जंक्शन पढ़ें तो उस चीज़ को बार बार रिकॉल करें कि जब आपको ये कहा जाए कि करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि एक्चुअली बेसिकली हो क्या रहा है। तो एनीवेज, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब हम बात करते हैं कि पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस में कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि आपने होल्स के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया हुआ है। उससे एक्चुअली होता यह है कि जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आएगा, पॉजिटिव चार्ज इन होल्स को इधर पुश करेगा और एट द सेम टाइम ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट? सेम फिलॉसफी गोज़ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें यहाँ से, तो इस तरह से होता ये है कि आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ है, जबकि होल्स की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ है। जो आपके पास इक्वलेंट कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो देयरफॉर करंट की डायरेक्शन ये है जो इक्वलेंट कन्वेंशनल करंट होता है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस। राइट? पीएन जंक्शन के जो तीनों बाइसिंग हैं ये आपको अच्छी तरह से मतलब पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब ही जाके आपको ट्रांजिस्टर ठीक से समझ में आएगा। चलें आप ज़रा आगे चलते हैं। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। मैं इसकी वोल्टेज चेंज करूँगा, उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा IX। ओके, और इधर मैं IX और VX के दरमियान में ग्राफ बना रहा हूँ। अगर ये वोल्टेज इस साइड पे ज़्यादा पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि आपका ये जो पीएन जंक्शन है ये है फॉरवर्ड बाइस में। अगर फॉरवर्ड बाइस में है दैट मीन्स कि इधर से यूँ करंट आपके पास फ्लो करना शुरू कर देगा IX। तो IX और VX के दरमियान में जो ग्राफ बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है। ओके, आई होप कि ये आप लैब में भी कर चुके होंगे। अच्छा जी, अब मज़े की बात ये है कि इस ग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन भी है। मैथमेटिशियंस ने और इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इक्वेशंस भी बना ली हैं। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, IX = IS e⁻ VX/VT। ये जो EXP, VX और VT लिखते हैं ना, ये एक्चुअली कुछ इस तरह से होता है। IX मतलब IX को इधर मैं ID बना दिया, तो ID = IX, EXP, VD और VT का मतलब है e⁻VD और VT। ओके,
तो जब आपने कैलकुलेशन इसकी करनी है तो कुछ इस तरह से करनी है। ई का मतलब है 2.71828, वो जो वैल्यू ऑफ ई होती थी ना, आप लोगों को याद होगा जब आपने पढ़े होंगे लॉगरिथम। तो खैर एनीवेज, और यहाँ पे जो वी टी है आपके पास, ये कुछ इस तरह से था, इसकी वैल्यू थी 26 मिली वोल्ट, ये आप लोगों को याद होगी थोड़ी सी। अच्छा, अब हम इसको ना थोड़ा सा ग्राफ को कंसिडर करते हैं। अब आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि ई एक्स पी का मतलब है ई रेज टू पावर, नोटेशन है, कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। तो अगर किसी चीज़ की पावर पॉजिटिव हो तो वो नंबर मुसलसल बढ़ता चला जाता है, और अगर उसी की पावर नेगेटिव हो तो वो नंबर मुसलसल छोटा होता चला जाता है, ज़ीरो होता चला जाता है। जितना बड़ा होगा उतना वो ज़ीरो के ज़्यादा करीब होगा। तो अब एक्चुअली सीन ये है कि जब ये होगा पॉजिटिव, हमारे पास वी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये मोर पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू दिस, दैट मीन्स कि आपके पास डायोड फॉरवर्ड बाइस में है। तो फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा, आप वैल्यूज़ अंदर डालते चले जाएँ। वी एक्स की, वी टी की वैल्यू आपके पास 26 मिली वोल्ट है, आई एस की वैल्यू भी कुछ स्टैंडर्ड है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, इसके ऊपर अभी हम बाद में बात करते हैं थोड़ी देर में। कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इसकी, बट ये वैल्यूज़ हम डालते चले जाएंगे फॉरवर्ड बाइस में, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता चला जाएगा। लेकिन अगर ये साइड ज़्यादा पॉजिटिव हो एज़ कम्पेयर टू दिस साइड, दैट मीन्स कि वी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप देखेंगे आपका ये जो ग्राफ है, ये बिल्कुल ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो ही चलती जाएगी, मतलब टेंडिंग टू ज़ीरो। ये वैल्यू इसकी जो है ना बहुत कम हो जाती है। आप कैलकुलेटर में डाल के देख लें, आपको ये इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये आपके पास ऐसे ही चली जाती है। ये अलग बात है कि हम लोग कुछ केसेस में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी पढ़ेंगे, लेकिन इक्वेशन हमारी यही बताती है कि ये जो करंट है ये नियर टू ज़ीरो ही आपके पास चलता है। तो सो फॉर सो गुड, पी एन जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस, और इसका फॉरवर्ड बाइस में ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, और ये ग्राफ इस इक्वेशन के ज़रिए से जस्टिफाई होता है। ओके, अब हम ज़रा इसी फॉरवर्ड बाइस जो पी एन जंक्शन है उसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं। हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डायोड, DIODE। डायोड आपके पास एक 2 टर्मिनल डिवाइस है जो कि उस वक्त करंट फ्लो करवाती है जब इसके P के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो। यानी कि अगर फॉरवर्ड बाइस में हो तो आपके पास PN जंक्शन, तो ये एज ए डायोड काम करता है। डायोड की डेफिनेशन है अ 2 टर्मिनल डिवाइस दैट कैरीज अ करंट व्हेन वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड नो करंट व्हेन वोल्टेज इज नेगेटिव। अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये करंट फ्लो कराता है, अगर वोल्टेज नेगेटिव है तो ये करंट फ्लो नहीं कराता। अब डायोड की और भी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, PN जंक्शन उसमें से एक है, राइट? डेफिनेशन क्या है कि अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट फ्लो करवाना है, वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट फ्लो नहीं करवाना। ये जो प्रोसेस है ना डायोड वाला, ये हम बहुत सारी और डिवाइसेस भी हैं जिससे हम अचीव कर सकते हैं। उनमें से एक डिवाइस जो है वो है PN जंक्शन, जो इस प्रिंसिपल के तहत काम करती है। तो देयरफॉर PN जंक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि ये भी आपके पास डायोड है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से है। अभी जो सिंबल ये बना हुआ है ना, ये याद रखने के लिए है कि एरो की डायरेक्शन यूँ है, दैट मीन्स कि करंट यूँ फ्लो करेगा। तो इससे भी आपको आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि जब मैंने फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट करना है तो करंट की डायरेक्शन यूँ होनी चाहिए, कन्वेंशनल करंट की। तो फिर मैंने खुद ब खुद ही इसके साथ पॉजिटिव और इसके साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। फॉरवर्ड बाइस में आपके पास कुछ इस तरह से होगा। इसका जो एनोड है, इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। एनोड के साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, कैथोड के साथ आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। हाउएवर रिवर्स बाइस में आपने इसका ऑपोजिट करना है। ये बातें तो आप पहले से करते आ रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी पक्का हो चुका होगा। अच्छा, एनीवेज, यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ रह गई थी, IS। अब ये IS जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसकी हम इतनी डिटेल में तो नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं डायोड्स वगैरह की, तो क्या क्या हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इटसेल्फ ये जो IS होता है ना, ये इक्वल होता है AQ NI स्क्वायर
डी एन अपॉन एन ए एल एन प्लस डी पी ओवर एन डी एल पी ब्ला ब्ला ब्ला, ये एक इक्वेशन है आपके पास आई एस की। अब इसके अंदर ए जो है ना आपके पास, सबसे पहले ए है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल ये इस तरह से आपके पास पी एन जंक्शन है, मतलब मैं पी एन जंक्शन को अपने सामने इस तरह से रख रहा हूँ कि करंट मैंने यहाँ से फ्लो करवाना है, इस साइड से। तो जिस साइड से करंट फ्लो करवाना है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। इससे मुझे एक और बात भी समझ में आ गई, अगर मैंने कोई बड़े स्केल के ऊपर डायोड डिज़ाइन करना है, कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है मेरे पास, कोई मतलब एम्पेयर्स में या मे बी किलो एम्पेयर्स में मैंने करंट फ्लो करवाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा कर दूँगा, क्योंकि ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास इस क्रॉस सेक्शन एरिया के। और बाकी ये जो चीज़ें हैं, मतलब क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन आई स्क्वायर, ये इंट्रिंसिक डेंसिटी, ये जो हम पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे हैं। डी एन जो है ये डिफ्यूजिविटी है, डिफ्यूजिविटी ऑफ एन टाइप, ये डी पी डिफ्यूजिविटी ऑफ पी टाइप, एन ए डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर्स, एन डी डेंसिटी ऑफ डोनर्स, ये भी हम कर चुके हैं। बाकी एल एन है, ये डिफ्यूजन लेंस हैं एन टाइप की और पी टाइप की। खैर इसकी डिटेल में मैंने आपको बताया, हम लोग नहीं जाते क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, तो हम अपने कोर्स तक ही इसको रखते हैं, लेकिन जस्ट फॉर कि भाई हमें पता हो कि एक्चुअली है क्या, तो इसी वजह से यहाँ पे ये रख दी गई है। अच्छा, अब एक और एजम्पशन हम लोग कर रहे हैं छोटी सी, और ये बड़ी वैलिड और जेन्युइन एजम्पशन है। यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से थी, आई एक्स इक्वल टू आई एस ई रेस टू पावर वी एक्स और वी टी माइनस 1। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास फॉरवर्ड बायस वोल्टेज यानी कि वी एक्स ये बहुत बड़ी है, मतलब वी टी के 4 गुना से भी ज़्यादा बड़ी, ये 4 गुना वैसे ही हमने अपनी तरफ से एक लिख दिया, मतलब एक रैंडम सा हमने एक नंबर दे दिया 4 टाइम्स, मतलब फॉर द सेक ऑफ आप यूँ कह लें एहतियात। तो फिर ये -1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि ये नंबर फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि ये जो -1 सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बस थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये जो -1 है ना, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा अगर Vx बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, मतलब मिसाल के तौर पे e रेज़ टू पावर Vx और Vt, अच्छा e है 2.71828, मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये 3 है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। अगर Vx की वैल्यू हो मेरे पास 10, Vt की वैल्यू वैसे 26 मिली वोल्ट होती है, मैं 1 ही कर लूँ, तो e रेज़ टू पावर 10 यानी कि 3 रेज़ टू पावर 10 ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, राइट। तो अगर तो ये हो ना कुछ इस तरह से कि भाई ये Vx जो है ना ये 2 है, Vt 1 है, यानी कि e रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा आपके पास 9। तो फिर तो बात समझ में आती है कि 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ़र्क पता चलेगा, 8 हो जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जब ये नंबर नॉर्मली बहुत बड़ा होता है, उससे हमने अजम्पशन में अपना 4 टाइम्स लिया है कि Vt के 4 गुना से ज़्यादा बड़ा, तो अगर ये 4 गुना से भी बड़ा हो जाए तो 2.71828 मल्टीप्लाई रेज़ टू पावर 4 भी हो जाए, तो ये आपके पास एक बड़ा नंबर बन जाता है। तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने से कोई एज सच आपकी कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग फिर ऐसे कर रहे हैं कि एजम्पशन कर रहे हैं कि ये जो -1 था उसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, और हम अपनी जो कैलकुलेशंस हैं एज्यूमिंग कि ये 4Vt बनेगा 26 मिली वोल्ट मल्टीप्लाई 4, आपके पास कुछ ये आंसर आएगा कि अगर आपके पास इससे बड़ा है ना Vx की वैल्यू 104 मिली वोल्ट से ज़्यादा है, तो फिर ये आपके पास जो एजम्पशन है ये वैलिड है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। क्योंकि अभी आप देखेंगे आप हमारी जो कैलकुलेशंस है काफ़ी आसान हो जाएंगी जब हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, अब एक छोटी सी एग्जांपल, इनफैक्ट एक नहीं, एक दो दूसरी भी इसी का ये एक हिस्सा है एग्जांपल का। इफ़ IS इज इक्वल टू 10⁻⁻16 एम्पेयर एंड वी मेजर ए फॉरवर्ड बायस करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर, व्हाट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड। अच्छा जी, ये आपके पास इक्वेशन है, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ IS रिवर्स सैचुरेशन करंट है 10⁻⁻16
और जो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है यानी कि आई एक्स, अब उसने पहले बता दिया ये फॉरवर्ड बाइस है, दैट मीन्स कि वी एक्स हैज़ टू बी पॉजिटिव। ठीक, तो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज जो है आपके करंट जो है वो आपके पास है 1 मिली एम्पेयर। आई एस भी गिवन है, आई एक्स भी गिवन है। अब मैं ज़रा क्यूरियस हूँ कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है। आपको आई एक्स भी पता है, राइट, और डायोड का आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी पता है। वो सिलिकॉन का भी हो सकता है, वो जर्मेनियम का भी हो सकता है। हमें पता है कि यार उसका एरिया शेरिया कितना है, हमें आई एस की वैल्यू पता है। ठीक, हम वी एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। मेरे ख्याल से आपने ये कैलकुलेशन की होगी दूसरे कोर्सेज में। अगर एक्सपोनेंट में हो ना आपके पास वेरिएबल, तो आप लॉगरिथम का सहारा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अभी आई एक्स अपॉन आई एस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने आई एस यहाँ पर लेके आ गए, तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह से बन गए। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइडों पे ना नेचुरल लॉग ले लेता हूँ, राइट, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि ये ई है तो ये 1 हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आप लॉग 10 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है आपको इसको 2.71828 कंसिडर करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल हम लोग जब ई होता है तो हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं, काम हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो एनीवेज नेचुरल लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस। अब आपको एक और चीज़ भी पता है, लॉगरिथम के रूल्स में आपने पढ़ा हुआ कि भाई जब आपके पास लॉग ऑफ समथिंग और फिर उसका एक्सपोनेंट, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो एक्सपोनेंट है ना वो लॉग से पहले मल्टीप्लाई हो जाता है। एल एन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एल एन ऑफ ई। ठीक, ये लॉगरिथम का एक रूल है, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो एनीवेज ये चूंकि एक्सपोनेंट में है तो ये पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ पे आ गई, ये मल्टीप्लाई हो गया एल एन ऑफ ई के साथ। एल एन ऑफ ई की वैल्यू आपके पास 1 होती है। नेचुरल लॉग ऑफ 2.71828 इज इक्वल टू 1। जो नेचुरल लॉग होता है ना उसकी बेस 2.71828 होती है। आई थिंक न्यूटन लॉग कहते थे इसको, पता नहीं क्या था, मुझे भूल गया। चलो एनीवेज यहाँ पे से वी एक्स और वी टी रह जाएगा इज इक्वल टू एल एन ऑफ आई एक्स ओवर आई एस। यहाँ पे ये बन गया। अब मैंने फाइंड करना है वी एक्स, देयरफॉर वी एक्स को मैं अलग करूँगा। वी टी की वैल्यू मुझे पता है 26 मिली वोल्ट, आई एक्स मेरे पास क्या था 1 मिली वोल्ट, यानी कि 10⁻⁻3, ओके। और आई एस भी मेरे पास गिवन है 10⁻16, राइट। कैलकुलेटर में डालो, सॉल्व करो, आपके पास आ रहा है वी एक्स इक्वल टू 778 मिली वोल्ट, राइट। अच्छा, अब बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक असम्पशन भी की थी कि इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं या इसको इग्नोर कर दूं, बात एक ही है। तो भाई देखो अब 778 मिली वोल्ट है और यहाँ पे 104 मिली वोल्ट था। आप इसमें 1 ऐड भी कर देना, कैलकुलेशन थोड़ी सी तो आपकी हो जाएगी, लेकिन वी एक्स की वैल्यू के ऊपर आपका कोई ज़्यादा फ़र्क होता आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये ई रेज टू पावर 778 डिवाइड बाई 104, ये 778 डिवाइड बाई 26 जो ओरिजिनल तो 26 वैल्यू है ना, तो ये बहुत बड़ा आपके पास ऑलरेडी नंबर बन जाता है यहाँ पे। तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई इतना फ़र्क आपके पास नहीं पड़ता। तो ये जो हमारी असम्पशन है ये बड़ी वैलिड है। अच्छा, अगला ये है कि हाउ मच शुड द वोल्टेज इंक्रीज टू रेज द करंट बाय फैक्टर ऑफ 10। वो ये कह रहा है कि भाई ये जो फॉरवर्ड बायस करंट है इसको अगर मैं बाय फैक्टर ऑफ 10 इंक्रीज कर दूं तो मेरी वोल्टेज इंक्रीज कितना होगा। वोल्टेज नहीं पूछ रहा, राइज ऑफ वोल्टेज पूछ रहा है, ओके। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मेरे पास आई एक्स की वैल्यू थी 1 मिली एम्प्स, तो अब मैं इसको बाय फैक्टर ऑफ 10 इंक्रीज कर रहा हूँ। इसको मैं नाम दे रहा हूँ आई एक्स 2, वो है 1 मिली वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास 10 मिली वोल्ट बन गया। अब मैं 10 मिली वोल्ट के हिसाब से मैं एक नया वी एक्स फाइंड करता हूँ जिसको मैं वी एक्स 2 कहता हूँ।
तो Vx2 मेरे पास आ रहा है 838 मिली वोल्ट्स। ओके, तो इंक्रीज इन वोल्टेज कितना हुआ, 838 माइनस जो मेरे पास पहले आया था 778, वो आ रहा है 63 मिली वोल्ट। तो इससे मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मैं अपने Ix को बाय फैक्टर ऑफ 10 इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरे पास जो Vx में चेंज आता है वो आता है 60 मिली वोल्ट्स का, राइट। इसको आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी, तो वो आप लोग खुद बनाएं। इंशाल्लाह मैं आपको बल्कि एग्ज़ाम में दूंगा कि भाई ये ग्राफ में बना के मुझे दिखाएं। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा सा इसकी मॉडलिंग की बात करते हैं। बात यह है कि नॉर्मली जब हम पीएन जंक्शन को एक सर्किट में डिज़ाइन करते हैं, रेजिस्टर कैपेसिटर, हम इसको मज़ीद आगे डिटेल में भी देखेंगे इंशाल्लाह। पहले ज़रा बेसिक इसकी समझ लें कि एक्चुअली एक सर्किट के अंदर पीएन जंक्शन किस तरह से काम करता है। अगर ये वोल्टेज कुछ इस तरह से, ये बैटरी कुछ इस तरह से एडजस्ट हुई है कि जो इसके एनोड के साथ कनेक्टेड है वो मोर पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू जो कैथोड के साथ कनेक्टेड है, तो ये डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है। और जब फॉरवर्ड बायस में काम करता है दैट मीन्स कि इस डायोड में से करंट फ्लो करता है, ठीक। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये करंट को अलाउ कर रहा है फ्लो करने के लिए, दैट मीन्स कि ये करंट इस रजिस्टर R1 में से भी फ्लो करेगा, ठीक। लेट्स से मैं इस करंट का नाम देता हूँ Ix। सीरीज में आपको पता है सेम करंट फ्लो करता है, ये Ix इस रजिस्टर R1 में से भी फ्लो करेगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डेसिपेट कितना होगा, VR1, लेट्स से मैं उसको नाम देता हूँ, वो है Ix इंटू R1, ठीक है। अब क्या है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ज़रा KVL लगाता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई, आप लोगों को मैं बता दूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि मुझसे एक इंटरव्यू में भी एक जगह ये पूछा जा चुका है। देखो, ये जो ओहम्स लॉ होता है ना आपका, ओहम्स लॉ कभी भी सर्किट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ओहम्स लॉ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, राइट। इसके अंदर 2 रजिस्टर हैं, 10 रजिस्टर हैं, 1 रजिस्टर है, ओहम्स लॉ हर रजिस्टर के ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। यहाँ पे ये जो रजिस्टर है ना, इसके ऊपर ओहम्स लॉ अप्लाई हो रहा है, यानी कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं वोल्टेज फाइंड करना चाह रहा हूँ इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो क्या है, यहाँ पे जो V है ना वो है इसके अंदर से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाई बाय इसके रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। इसके अंदर से गुजरने वाला करंट है Ix, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है सीरीज में, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है R1, राइट। अच्छा, इसको मैं VB लिखना भूल गया, सॉरी। KVL आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो इसको मैं लिखूंगा -VB। मैं अब KVL लगा रहा हूँ इसके ऊपर, और ये करंट यूँ आया पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ कि जो कंपोनेंट्स के जो हम लोग पोलैरिटी लिखते हैं ना, वो अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ करंट लिखते हैं। KVL में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो आप लोगों को पता होगा। बाल KVL डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस, कुछ लोग लूप बनाते हैं, बाल बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने तरीके से इधर KVL लगाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप बेशक इसको नेगेटिव पॉजिटिव करें जैसे भी, लेकिन नॉर्मली जो फॉलो होता है ना जो सिस्टम, वो ऐसे ही होता है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ माइनस, मैं इस तरह करता आ रहा हूँ। प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है Ix इंटू R1, प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है VD इज इक्वल टू 0। ओके, अब VD की जो वैल्यू है ये अब थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, ये यहाँ पे VT ln ऑफ Ix अपॉन क्या था यार, हाँ, VT ln ऑफ Ix अपॉन Is। तो यहाँ VD की जगह मैं वो लिख देता हूँ, और इस तरह से आप लोगों का सर्किट सॉल्व होगा। मतलब जब सर्किट मैं आप लोगों को दूंगा तो इस तरह से ना आप इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। हम लोग इस एग्जांपल को आगे भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं कि भाई मॉडलिंग पीएन जंक्शन की कुछ इस तरह से हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर सारे के सारे ओम्स लॉ होते तो ये लीनियर इक्वेशन होती, ग्राफ आपका कुछ स्ट्रेट बनता।
लेकिन ये जो एल एन आ रहा है ना, इस एल एन की वजह से आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, तो खैर इसको आगे फिर डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल आप ये जो बुक में इस तरह की एग्जांपल्स दी हुई है, इनको आप लोग प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।